अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर लॉयर्स, कोलीग्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लॉ के हवाले से, एडीपीपी डीडीपी जुडिशरी के हवाले से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। और जैसे ही हमारा कोई बैच ख़त्म होता है तो हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हम्बल रिक्वेस्ट थी कि सर सवाल को जो है सॉल्व किस तरीके से किया जाए। काइंडली हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके बता दें कि किस तरह से हम जो है एग्जैक्टली एग्जामिनर की वर्डिंग को समझ सकते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। और बात भी ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप जो बात सवाल जो पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में जो मेन बात आपसे पूछी गई है, अगर आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते तो आप उसका जवाब क्या लिखेंगे। और अगर आपने उसको 50% अंडरस्टैंड कर लिया है और 50% आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके बात को, आप किस तरीके से अपना 100% जो है ट्रू आउटपुट डाल सकते हैं। ठीक है, आप तो इररेलेवेंट लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है टू द पॉइंट, उसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत जरूरी है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन को समझने की, ये जो आपकी एबिलिटी है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझने की और एग्जैक्ट उस जगह पे टारगेट करने की कि एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है, ये वाली आपकी स्किल तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप पास पेपर्स सॉल्व नहीं करते, जब तक आप अपने किसी सीनियर मेंटोर को, किसी टीचर को जब तक आप टेस्ट नहीं देते, तब तक आपकी ये वाली एबिलिटी जो है ये इंप्रूव नहीं हो सकती। इसलिए मेरी आपसे एक सजेशन मैं आपको देता हूं कि अगर आप अपना प्रोसिक्यूशन का एग्जाम देना चाहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या फिर जुडिशरी का एग्जाम आप देना चाहते हैं, जैसे ही आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही मतलब आपका सिलेबस खत्म होता है, आया कि आपने सेल्फ प्रिपरेशन की है या आपने किसी एकेडमी को ज्वाइन किया है, ठीक है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो अगली बात, आपका सिलेबस खत्म होना आपकी 20% एफर्ट है, मैं ये समझता हूं। अगली 80% एफर्ट्स आपकी हैं पास पेपर्स को सॉल्व करना, बार बार टेस्ट देना। कम से कम आपको 10 साल के, ये एट लीस्ट मैं आपको बता रहा हूं, एट लीस्ट 10 इयर्स पास पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। और उनमें से जो लेटेस्ट पहले 5 साल के हैं वो तो लाजमी आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है जी। तो जब तक आप पास पेपर सॉल्व नहीं करते, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर, अपने क्वेश्चन के ऊपर कमांड नहीं आ सकती, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। आपने जस्ट थ्योरी को पढ़ा तो जरूर है, लेकिन आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी हम एग्जांपल ये देते हैं कि आपने एमबीबीएस में 5 साल में मेडिकल तो पढ़ा तो जरूर है, लेकिन आपने सर्जरी करके देखी नहीं है। तो जब आपने पढ़ा है जस्ट और आपने सर्जरी नहीं करके देखी, आपने ऑपरेशन करके नहीं देखा, और 10 दफा 20 दफा ऑपरेशन आपके हाथ से नहीं गुजरा हुआ, तो आप एक सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपका सिलेबस खत्म हो जाए और उसके बाद अगर आप टेस्ट ना दें, अगर आप पास पेपर्स को सॉल्व ना करें, तो आप अपने एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, आप एक गुड परफॉर्मर नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे ही पहली बात तो यह है कि अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के बाद आप रेगुलर टेस्ट दें, ताकि आपकी ये जो वाली एबिलिटी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना और उसको सॉल्व करना, ये वाली एबिलिटी आपकी पॉलिश हो जाए। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ये एक पेपर है, ये 20 स्केल की जॉब होती है, एडिशनल सेशन जज। पेपर 1 क्रिमिनल लॉ 1 2019 का ये पेपर है, और ये एग्जाम लिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, LHC। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं जी, एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे। एग्जामिनर कहता है कि इफ अ मैन इज अटैक्ड, अगर किसी एक इंसान के ऊपर हमला होता है, इफ अ मैन इज अटैक्ड ही नीड नॉट रन अवे, उसको भागने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर उसके ऊपर अटैक हुआ है
और वो नहीं भाग सका मौके से, he would be perfectly justified, और उसके ऊपर अगर अटैक हुआ है और वो मौके से नहीं भाग सका, लेकिन उसके ऊपर अटैक हुआ, वो जख्मी हो गया, अब he would be perfectly justified, उसको ये बात जस्टिफाई करने पड़ेगी कि उसके ऊपर अटैक हुआ है इन द आई ऑफ लॉ, और ये बात, ये फैक्ट्स सामने आएंगे। इफ ही होल्ड्स हिज ग्राउंड्स, और अगर उसके पास वो वाली वैलिड ग्राउंड है कि जनाब मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मिस्टर असलम कहता है कि जनाब मेरे ऊपर अटैक हुआ है, अगर मिस्टर असलम के ऊपर अटैक हुआ है और मिस्टर असलम, अच्छा स्टेटमेंट को आगे देखें, सवाल की स्टेटमेंट फिर आपको बताता हूं। इफ अ मैन इज अटैक्ड he need not run away, he would be perfectly justified in the eye of law if he holds his grounds and makes a counter attack of course subject to legal restrictions. Explain the right of private defense of the body with specific reference to factors listed below. सवाल की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। ये जो पहली 3 लाइनों में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो जो पहली 3 लाइनों में लिखा हुआ है, इसका पूरा का पूरा क्रक्स इस एक जुमले में है, इन 2 अल्फाज में है। ये जो 2 अल्फाज हैं, प्राइवेट डिफेंस, ये पूरी 3 लाइनों का क्रक्स है। ठीक है, 3 लाइनों को मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। इफ अ मैन इज अटैक्ड, एक इंसान के ऊपर हमला होता है, ही नीड नॉट रन अवे, वो भागता नहीं या भाग नहीं सका, he would be perfectly justified in the eye of law if he holds his grounds, और अगर उसके ऊपर अटैक हुआ है तो उसको वो ग्राउंड्स बतानी पड़ेगी, वो ग्राउंड्स प्रूफ करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर हमला हुआ था या हुआ है, एंड मेक अ काउंटर अटैक, और उसके ऊपर जब हमला हुआ तो उसने अपनी जान बचाने के लिए आगे से उसने भी हमला कर दिया ताकि उसकी जान बच जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन को कोई बंदा मारने आ रहा है या डकैती चोरी के दौरान एक चोर आया, एक डकैत आया, उसने सोना भी छीन लिया, कुछ और चीजें भी छीन ली और बंदे को मारने की कोशिश की जान से। जब बंदे को जान से मारने की कोशिश की तो जिसको मारने की कोशिश की उसने भी आगे से अटैक कर दिया, काउंटर अटैक कर दिया अपनी जान बचाने के लिए, अपना तहफ्फुज करने के लिए। यह है काउंटर अटैक और इसको कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड आपकी पाकिस्तान पिनल कोड बहुत क्लियरली मेंशन करती है, सेक्शन नंबर 96 टू सेक्शन नंबर 106। ये वाली जो आपकी प्रोविजंस हैं 96 टू 106, ये वाली प्रोविजंस आपको डील करती हैं प्राइवेट डिफेंस को। तो इस केस स्टडी में, इस क्वेश्चन में आपको पहली वाली 3 लाइनों में ये बताया गया कि एक इंसान के ऊपर अटैक होता है, वो भागता नहीं है, उसी जगह पे रहता है और अपनी जान बचाने के लिए उसने काउंटर अटैक कर दिया, जो कि उसने अपना एक राइट इस्तेमाल किया है, जिस राइट को कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। अब यहां तक तो जस्ट उसने आपको बताया है एग्जामिनर ने कि ये जनाब एक प्राइवेट डिफेंस का केस है। अब आगे एग्जामिनर क्या कहता है आपसे, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फैक्टर्स लिस्टेड बिलो। एग्जामिनर ये कहता है कि मैंने 6 फैक्टर्स आपको नीचे दिए हैं, इन फैक्टर्स को पढ़ें, इन फैक्टर्स को पढ़ने के बाद जवाब दें। किस चीज का जवाब दें? एक्सप्लेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इन द फॉलोइंग फैक्ट्स, इन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस तरह से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अराइज होता है। तो यहां तक आपकी सारी सवाल की स्टेटमेंट आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी, ये प्राइवेट डिफेंस केस है, बंदे के ऊपर अटैक हो गया है। अब जब बंदे के ऊपर अटैक हुआ तो उसके ऊपर जब ऑफ कोर्स उसके अटैक से उसने काउंटर जब अटैक किया तो अगला बंदा भी जख्मी हो गया। अब वो दोनों कोर्ट में आ गए, या तो अगला बंदा फौत हो गया, डिसीज्ड हो गया, ठीक है। एनीवे, इन एनी सिचुएशन, अब आपने अपना जो प्राइवेट दिफा किया है, अब आपने उसको प्रूफ किस तरह से करना है कि ये जो केस था, ये जो सिचुएशन थी, ये जो केस स्टडी था, ये प्राइवेट डिफेंस था या नहीं था।
या फिर ये एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है? फेक फैक्ट्स, फेक एग्जाम्पल्स, झूठी कहानियां इस मुआशरे का हिस्सा हैं। लोग अपने आप को कोर्ट प्रोसीडिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, झूठी कहानी बनाकर प्राइवेट डिफेंस का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक को अपनी पाकिस्तान पिनल कोड में अच्छे तरीके के साथ झंझोड़ के पढ़ रखा है, हर तरह से आपने इस टॉपिक को कवर किया है, आपने अपनी प्रोविजंस को समझा है, आपने फिर इलस्ट्रेशंस को पढ़ा है, उसके बाद आपने कमेंट्री को पढ़ रखा है, उसके बाद आपने इस तरह के केसेस प्रोसीड किए हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो फिर तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना कुछ आपने नहीं किया तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए 96 to 106 कमेंट्री के साथ पीपीसी की प्रोविजंस पढ़ें, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जी तो जनाब अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या, एग्जामिनर कहता है कि एक्सप्लेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फैक्टर्स लिस्टेड बिलो। कौन सा फैक्टर है जी? फैक्टर नंबर 1 है प्री कंडीशंस। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि प्राइवेट डिफेंस की प्री कंडीशंस क्या होती हैं, या इन द केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्री कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो जनाब जब आप पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन नंबर 96 और 7 पढ़ेंगे तो वहां पे एक वाज़िया जुमला लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा काम जो आप अपने दिफा के लिए करते हैं वो ऑफेंस नहीं है, इट इज अ डिफेंस। ठीक है, आपका कोई भी ऐसा एक्शन रिएक्शन जो आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए करते हैं, वो ऑफेंस नहीं है, बल्कि वो क्या है, डिफेंस है वो। अंडरस्टैंड? ये बात आपकी लिखी है सेक्शन 96 और 97 में। प्री कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और एक प्री कंडीशन तो आपकी ये होगी कि जनाब कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं अपने दिफा के लिए वो प्राइवेट डिफेंस है, ऑफेंस नहीं है। ये एक प्री कंडीशन है। दूसरी प्री कंडीशन क्या है? दूसरी प्री कंडीशन ये है कि जो पर्सन प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेना चाहता है उसको जख्मी होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर कोई इंजरी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी बॉडी के ऊपर इंजरी प्रूफ नहीं होती और वो जो स्टोरी बताता है, स्टोरी ये बताता है कि एक बंदा आया, उसने मुझे इस तरीके से मारने की कोशिश की, एक बंदे ने डंडा मारने की कोशिश की और आपने डंडा छीन के उसके सर में मारा और वो बंदा मर गया, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वो डंडा मारने आपको आ रहा है तो आपने उसके डंडे का आगे से दिफा करना है, ना कि आपने डंडा छीन के उसको मारना था कि उसका काम तमाम हो जाए। ठीक है, अब केस टू केस वेरी करता है, आपने सिचुएशन देखनी है कि सिचुएशन क्या है। ये सब कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, ये प्री कंडीशंस हैं। अगर आपकी जो प्राइवेट डिफेंस की प्ली है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उसके फैक्ट्स वैलिड नहीं है, तो आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकेंगे, आप अपना स्टांस प्रूफ नहीं कर सकेंगे। ये हैं जनाब प्री कंडीशंस कि बॉडी के ऊपर जख्म होना चाहिए, बंदे के ऊपर अटैक होना चाहिए और उसने अपनी जान बचाने के लिए काउंटर अटैक किया हो। ठीक है, और उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन के पास आए तो प्रोसिक्यूशन क्या है, उस मुकदमेबाजी में आए, और जब प्रोसिक्यूशन मुकदमेबाजी में आएगी तभी तो आप जो है प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन ने एफआईआर नहीं करवाई, अगर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग में नहीं आई, तो फिर आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली भी नहीं ले सकते। तो ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, ये 4-5 बातें हैं, इनको आपने पॉइंट्स बना के लिख देना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। ये जनाब प्री कंडीशंस हैं। और उसके बाद आपने एक जो है ये अथॉरिटी आपने डिस्कस कर देनी है साथ, सुप्रीम कोर्ट एससीएमआर मंथली रिव्यू 1987-385। इस अथॉरिटी में, सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई पर्सन प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेता है लेकिन अगर उसकी बॉडी के ऊपर जख्म नहीं है, उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ,
अपने स्टांस को प्रूफ नहीं करता तो वो फिर प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकता। अंडरस्टैंड? ये आपका जनाब पॉइंट नंबर 1 जो आपसे पूछा गया एग्जामिनर ने, प्री कंडीशंस, ये आपका पॉइंट नंबर 1 जो है ये कवर हो चुका है। और ये तकरीबन 5 से 6 नंबर का एक पॉइंट होता है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कोई केस स्टडी जिसमें 5-6 सवाल नीचे पूछे गए छोटे छोटे, तो ये इसका क्वेश्चन आपको हाफ पेज के ऊपर या जस्ट मैक्सिमम 1 पेज के ऊपर देना होता है। ठीक है, हाफ पेज पे आपकी ये अथॉरिटी आ जाएगी, हाफ पेज पे आपके 4 से 5 पॉइंट्स आ जाएंगे, वैलिड पॉइंट्स, और साथ आपने बताना है कि कौन सा सेक्शन पीपीसी का अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपका बहुत खूबसूरत जवाब जो है अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर कोई जस्टिस आपका पेपर चेक कर रहा है, कोई लॉ का मोस्ट सीनियर मेंटोर, मोस्ट सीनियर जज आपका पेपर चेक कर रहा है, तो आपको देखेगा कि आपने टू द पॉइंट लिखा है, आपको यह भी पता है कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करता है, और आपने साथ अथॉरिटी भी बता रखी है। तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा एग्जामिनर के माइंड में। पॉइंट नंबर 2, अगेंस्ट होम अराइजेस प्राइवेट डिफेंस किसके खिलाफ अराइज हो सकता है? सेक्शन 99 अट्रैक्ट करता है और इसमें बताया गया है कि किसी भी पर्सन के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस अराइज हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकता है अगेंस्ट अटैकर, अटैकर के खिलाफ, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में एक्सेप्शन ये बताई गई है कि आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले तो सकते हैं, एक्सेप्ट, सिवाय, मां सिवाय, किस चीज के मां सिवाय? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में फॉर गुड फेथ, जिस तरह से आर्मी या पुलिस वाले किसी टेररिस्ट को काउंटर कर देते हैं, तो उन्होंने अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म किया है फॉर गुड फेथ, इस केस में आप प्राइवेट ऑफेंस की प्ली, प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकते अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। इट इज डिसाइडेड एंड सेटल्ड प्रिंसिपल एंड इट इज मेंशन्ड क्लियरली इन पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है जी, अगेंस्ट होम अराइजेस, अंडरस्टैंड, ये भी आपका क्लियर हो गया। ये भी आपका तकरीबन हाफ पेज पे, चूंकि 5 नंबर का है, जस्ट आपसे पूछा गया, तकरीबन हाफ पेज पे आपका ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ राइट। प्राइवेट डिफेंस जो है आपका, उसका आपका जो राइट है वो स्टार्ट कब होता है और खत्म कब होता है? जो आपके पास एक राइट है प्राइवेट डिफेंस का कि आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, वो राइट आपका शुरू कब होगा और खत्म कब होगा? सेक्शन 102 अट्रैक्ट करता है और ये बताता है आपको कि जब कोई पर्सन आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है और सडन अप्रीहेंशन है, आपको सडन आपको खतरा फील हो गया है कि अब अगर मैंने अपना प्राइवेट दिफा ना किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे ही आपको वो सडन अप्रीहेंशन फील होती है, सडनली आपको खतरा लाहिक होता है, तो आपका प्राइवेट डिफेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपको फील हो कि अब वो बंदा साइड पे हो गया, अब वो मुझे कुछ नहीं कहेगा या चला गया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ राइट्स, किस हद तक आपका प्राइवेट ऑफ डिफेंस जो है किस हद तक प्रिवेल करता है? अब ये डिपेंड करता है केस की नोयत के ऊपर। सेक्शन 103 से 104 डील करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका प्राइवेट डिफेंस जो है वो लीडिंग टू ग्रीवियस हर्ट है, क्या वो ग्रीवियस हर्ट की तरफ लेकर जाता है, उस हद तक है, उसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट काज हो सकती थी, या आपके उस प्राइवेट डिफेंस की वजह से काज ऑफ डेथ हो सकती थी, ये एक्सटेंड टू ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, एंड एक्सटेंड टू ग्रीवियस एंड एक्सटेंड टू डेथ हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है आपसे, बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इन नॉर्मल ट्रांजैक्शन, इन नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इन नॉर्मल लिटिगेशन, जर्नल क्रिमिनल लिटिगेशंस में आपने क्यूएसओ में, कानून शहादत की प्रोविजंस में आपने पढ़ रखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन प्रोसिक्यूशन।
यानी जो मुदई साहब हैं, जो मुकदमा करने वाले हैं, ठीक है, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने जो इल्जाम लगाया है, जो कंप्लेंट उन्होंने की है, उन्होंने खुद अपनी कंप्लेंट को साबित करना है। जो इल्जाम वो लगाएंगे किसी अक्यूज के ऊपर, वो उस इल्जाम को खुद साबित करेंगे। यानी वी कैन से दैट बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज ऑन प्रोसिक्यूशन। बट यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि जनाब प्राइवेट डिफेंस का केस है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या बनेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा प्राइवेट डिफेंस में? तो यहां पर इसका बेस्ट आंसर ये है कि अगर ये तमाम प्री कंडीशंस अगेंस्ट राइजेस और ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं और कोर्ट ये समझती है कि जो प्राइवेट डिफेंस की प्ली है, ठीक है, वो एक्यूज्ड को लेनी चाहिए या उसकी प्ली बनती है और वो लेता है प्राइवेट डिफेंस की प्ली, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ ये होगा कि वो अपने उस प्राइवेट डिफेंस को साबित करे, वो ऐसे फैक्ट्स सामने लेकर आए, ऐसी वैलिड ग्राउंड्स सामने लेकर आए जिनसे ये पता चल सके कि ये प्राइवेट डिफेंस की मद में इसने ये नुकसान किया। अगर ये अपनी जान ना बचाता, ठीक है, तो इसका ज्यादा नुकसान हो जाता। अगर ये काउंटर अटैक ना करता, ठीक है, तो इसकी जान को शदीद खतरा लायक होता। अगर किसी एक्यूज्ड ने, अगर किसी पर्सन ने प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले ली है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ अब क्या करेगा, अपने प्राइवेट डिफेंस को साबित करेगा। और अगर वो अपने प्राइवेट डिफेंस को साबित ना कर सका, तो फिर उसका जो अंजाम होगा वो आपको पता ही है। और लास्ट पॉइंट है ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इफ सेल्फ डिफेंस स्पेसिफिकली प्लीडेड। अगर जो एक्यूज्ड है या अगर जो पर्सन है वो प्ली ले लेता है प्राइवेट डिफेंस की, और वो प्ली जो है उसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है। किसके ऊपर? प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले ली उस पर्सन ने और प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। अब कोर्ट को क्या करना चाहिए? अब कोर्ट की क्या ड्यूटी है? तो प्राइवेट डिफेंस में अगर से प्राइवेट डिफेंस की जो ये है राइट, अगर वो प्लीड हो गया है, प्राइवेट डिफेंस प्लीडेड है, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट है प्राइवेट डिफेंस के ऊपर, तो अब कोर्ट को ये चाहिए कि सबसे पहले प्री कंडीशंस देखे। ठीक है, प्री कंडीशंस क्या हो सकती थी? क्या ये प्राइवेट डिफेंस बनता भी है या नहीं बनता? अगर फैक्ट्स क्लियर हैं और बनता है तो इसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। वो जो उसकी प्ली है प्राइवेट डिफेंस की, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, नॉट अलाउड। प्री कंडीशंस देखे कोर्ट, उसके ऊपर उसके बाद कोर्ट देखे कि किसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस अराइज होता है, और उसके बाद कोर्ट देखे कि कमेंसमेंट ऑफ जो प्राइवेट डिफेंस है उसका राइट वो कब से कमेंस हो रहा है और कब एंड हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद कोर्ट देखे कि उस प्राइवेट डिफेंस को जिस पर्सन ने प्ली ली थी किस हद तक प्रूफ किया है, और उसके बाद कोर्ट उसके मुताबिक अपनी डिसीजन करे, ऑर्डर करे। तो ये जनाब आपका एक क्वेश्चन था आज का, जो कि आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी पास्ट पेपर सॉल्व नहीं किए, या जो अपना टेस्ट नहीं देते किसी अच्छी एकेडमी में, किसी अच्छे मेंटोर को ज्वाइन नहीं करते, तो जब इस तरह की प्रोपोजिशंस उनके सामने आती हैं तो वो अपनी तरफ से लिखना शुरू हो जाते हैं। उनको एक सरसरी सी रीडिंग की होती है, एक नॉर्मल सी, और बड़ी ओवर एक्टिंग और बड़ी जो है अपना स्मार्ट बन के वो क्या करते हैं जनाब, अपनी तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं। कोई आप ना कोई सेक्शन का रेफरेंस देते हैं, ना कोई साथ आप अथॉरिटी मेंशन करते हैं, और ना आप फैक्ट्स की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपका पूरे का पूरा लॉ फैक्ट के ऊपर बेस करता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप फैक्ट को डिस्कस नहीं करते, और किसी भी अगर लिटिगेशन में, प्रोसीडिंग में अगर आप अपने फैक्ट को प्रूफ नहीं करते या फैक्ट्स को सामने नहीं लेकर आते, तो आपकी वो प्रोसीडिंग जो है वो आपकी क्या प्रोसीडिंग, वीक प्रोसीडिंग्स है। वो प्रोसीडिंग्स आपकी जो है विदाउट स्किल्स हैं।
ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको अगर आपने फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आप अपने पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर, जिस तरह से मैंने आपको बोलकर बताया सारा, इसको आप सॉल्व कर लें तो पॉसिबल है कि इस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस में। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये आपका जो है वो कवर हो चुका है। और इंशाल्लाह अगर इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी किस्म की गाइडेंस या टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313-795-0086। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0313-795-0086। फखर हयात मेरा नाम है जी। ठीक है जी। तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके अपनी प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर और भी कोई पास पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं, या मुझे आप कहते हैं कि सर ये वाला पेपर हमें सॉल्व करके दे दें, लेटेस्ट पेपर आपके पास है 2022 का, 23 का, मौजूदा साल का, या किसी भी जो करंट ईयर आपका चल रहा है इस साल का, अगर आप पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, या मुझे कहते हैं ये पेपर हमें सॉल्व कर दें, या ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व कर दें, तो वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, पेपर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। और इस लेक्चर को अगर आप समझते हैं कि आपको फायदा हुआ है तो इसको लोगों के साथ शेयर कर दें, डिफरेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फायदा हो जाए। और ये जो मेरे लॉ के लेक्चर्स हैं वो इसी चैनल पे अपलोड होंगे, जिस चैनल का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। चूंकि पहले CSS PMS का जो मेरा एक लॉ का एक सेपरेट चैनल है, उसके ऊपर बर्डन अदर सब्जेक्ट्स का भी बहुत है, इसलिए मैंने लॉ को स्पेसिफिकली डिफरेंट चैनल पे जो है शिफ्ट कर दिया है। अब जो लॉ के लेक्चर्स हैं वो इस चैनल के ऊपर होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नाम से YouTube के ऊपर चैनल है। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।